दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर सीरीज इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर ईएसी प्रीलिम्स में। आज की क्लास में मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगा? आज मैं कॉनिक सेक्शंस चैप्टर से जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करूंगा। अच्छा, ये प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाला लेक्चर आपको कब देखने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है? मेरा सजेशन ये है कि आप प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाले लेक्चर को टॉपिक की तैयारी चालू करने के पहले देखिए। क्यों? देखिए, क्या है, आप के पास समय की बहुत कमी है। ईएसी का सिलेबस बहुत वाइड है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम है। तो वो जो लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम है उसी को आपको हर सब्जेक्ट को और हर टॉपिक को उसके मार्क वेटेज के प्रोपोर्शन में अलॉट करना पड़ता है। और इसमें किसी भी टॉपिक के हिस्से में उतना टाइम नहीं आता है कि आप उसको अच्छे से मास्टर कर सके, उसके सारे एस्पेक्ट्स मास्टर कर सके। तो फाइनली यही होता है कि एग्ज़ाम रेलेवेंट एरियाज को मास्टर करने पर फोकस ज़्यादा रहता है। जब आप टॉपिक की तैयारी के शुरू में ही एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी एग्ज़ाम रेलेवेंट सब टॉपिक्स पे फोकस हो जाती है, एग्ज़ाम रेलेवेंट डेप्थ पे फोकस हो जाती है और आप टाइम लिमिट में टॉपिक को तैयार करते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधे इस क्वेश्चन पे जो कि ईएसी 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू फोकस and perpendicular to directrix is called, and there are four options given: axis, vertex, eccentricity, conic, and the correct answer for this question is axis. Even यदि आपको कॉनिक्स का आइडिया नहीं हो तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की स्थिति में है, क्योंकि इन्होंने पूछा है लाइन का नाम क्या है। जो लाइन फोकस से जाती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है उसका नाम क्या है। तो अब इसमें लाइन, वर्टेक्स तो पॉइंट होता है, लाइन होता नहीं है। एक्सेंट्रिसिटी कोई टेक्निकल टर्म है। कॉनिक एक कर्व होता है। तो एक इकलौता लाइन के नाम पर एक इकलौता एक्सिस ही बचा, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एक्सिस। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं और सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज ए कॉनिक। कॉनिक क्या होता है ये मैं डिफाइन कर रहा हूं। देखिए, ये मैं एक स्ट्रेट लाइन ए बी ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर दिस इज ए, दिस इज बी, और इस स्ट्रेट लाइन ए बी का नाम मैं दे रहा हूं डायरेक्ट्रिक्स। ओके, फिर इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं सी डी। ओके, ये एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी मैंने सी डी, विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, और इस स्ट्रेट लाइन का नेम मैंने दिया एक्सिस ऑफ कॉनिक। ठीक है, फिर इस एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क किया मैंने और उसे कहा एफ, फोकस ऑफ कॉनिक। ठीक है,
अब इस बोर्ड के प्लेन में मैं एक पॉइंट इमेजिन कर रहा हूं, पॉइंट P समवेयर हियर, ओके। और ये पॉइंट P एक मूविंग पॉइंट है एंड दिस पॉइंट P will move in the plane of board satisfying a condition. What is that condition? That condition is Pf by Px will remain constant. Okay. Now what is Pf? पॉइंट P की जो फोकस से डिस्टेंस है उसे मैं कह रहा हूं Pf, ठीक है। ये Pf लाइन यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज द लाइन Pf। एंड व्हाट इज Px? पॉइंट P की जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसे कह रहा हूं मैं Px। और यदि पॉइंट P इस बोर्ड के प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन पाथ ऑफ पॉइंट P इज कॉल्ड ए कॉनिक, ठीक है। ये पॉइंट P का पाथ मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है, तो दिस पाथ will be called a conic, ओके। ये मैं अगली स्लाइड पे चल रहा हूं तो वहां से आप कॉनिक की डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हट रहा हूं बोर्ड से। ये कॉनिक की डेफिनेशन है, ये डायग्राम, एंड नाउ आई मूव बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो लाइन जो कि फोकस से जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, उसका नाम क्या है। तो वो तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। ये वाली लाइन जो CD है ये फोकस से जा रही है और ये डायरेक्ट्रिक्स से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इस CD लाइन का नाम क्या होता है? इस CD लाइन का नाम होता है एक्सिस ऑफ कॉनिक। तो करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज एक्सिस ऑफ कॉनिक। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पर एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये समझना भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। देखिए वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड इट्स एक्सिस, ठीक है। कॉनिक ये रहा आपका, दिस इज द कॉनिक, ओके, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ कॉनिक, ओके। और दोनों का इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ? ये वाला पॉइंट हुआ वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक। और कौन सी टर्म समझनी है? व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक? एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है कॉनिक की? देखिए ये जो रेशियो है ना Pf बाय Px, जो कि कांस्टेंट रहता है कॉनिक के केस में, इसी का नाम दिया गया है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू का कॉनिक के शेप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा सा हट रहा हूं जिससे कि आप स्लाइड को अच्छे से देख लें। देखिए यदि कॉनिक की एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम है, इफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक इज लेस देन 1, देन द कॉनिक दैट वी गेट इज कॉल्ड एन एलिप्स, ठीक है। ये वाले कर्व को देखिए आप, इस कर्व को, इस पे लिखा हुआ एलिप्स, और इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम है, और कितनी है एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू? 1/2। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि Pf बाय Px की वैल्यू रहेगी 1/2। चेक करें अपन थोड़ा, चलिए चेक करते हैं। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P, कहीं पर भी इस पर,
सपोज आई टेक P here, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PF? एक ग्राफिकल आइडिया तो आपको लग ही रहा है, दिस इज PF, ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PX? दिस इज PX, ओके। और जरा PF की कंपैरिजन में PX की लेंथ कितनी है इसको चेक करें। यहां तो लिखा हुआ है कि इस कॉनिक की एक्सेंट्रिसिटी 1/2 है, मतलब PF बाय PX की वैल्यू 1/2 है, मतलब यदि PF 1 है तो PX 2 रहेगा। चलिए चेक करते हैं। ये PF इतना है, ठीक है, और PX कितना है? PX इसका जस्ट डबल है, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1/2 है, और एक्सेंट्रिसिटी 1/2 या एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम हो तो आपको जो कॉनिक मिलता है वो इलिप्स रहता है, वो एक क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यदि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो जो कॉनिक मिलता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है पैराबोला, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इफ एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 देन द कॉनिक ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड पैराबोला। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें पैराबोला कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है पैराबोला, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है। चेक करें इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? वैसे ही जैसे इलिप्स की चेक करी थी। कोई भी पॉइंट ले लेंगे इस पैराबोला पर P, उसका फोकस से डिस्टेंस देखेंगे, उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखेंगे, और फिर PF बाय PX की वैल्यू देखेंगे। पैराबोला के लिए जरूरी चीज क्या है? पैराबोला के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि PF बाय PX की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, है ना। इसकी एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू फिक्स्ड है। इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, लेस देन 1 कुछ भी हो सकती है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, पर पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू फिक्स्ड है 1, ठीक है। चलिए इस पे पैराबोला पे एक पॉइंट P मैं यहां लेता हूं, ओके। अब इस P की फोकस से डिस्टेंस कितनी है? इस P की फोकस से डिस्टेंस इतनी है, और इस P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितनी है? इस P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इतनी है। और यदि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है, मतलब PF बाय PX की वैल्यू 1 है, तो ये PF इक्वल टू PX आएगा। पैराबोला के केस में मेजर करके देखता हूं मैं, ये है आपका PF, है ना, और ये है आपका PX, दोनों बराबर है। दिस इज अ पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कॉनिक का नाम क्या रहता है? कॉनिक का नाम रहता है हाइपरबोला, ठीक है। इफ E ग्रेटर देन 1 देन द पाथ ऑफ पॉइंट P इज हाइपरबोला, ठीक है। इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए, हाइपरबोला कहां लिखा हुआ है इसमें? ये हाइपरबोला E ग्रेटर देन 1, और ये जो हाइपरबोला बना हुआ है यहां पर, इसके लिए E की वैल्यू 2 है, मतलब इस हाइपरबोला के लिए PF बाय PX की वैल्यू कितनी है? 2 है। चेक करें इस हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू को। कैसे चेक करेंगे? वैसे ही जैसे इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी चेक करी थी, जैसे पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी चेक करी थी। इस हाइपरबोला पे कहीं पर भी ये पॉइंट P ले लेता हूं, ठीक है। अब P की फोकस से डिस्टेंस कितनी है? P की फोकस से डिस्टेंस इतनी है PF, और P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितनी है? P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इतनी है PX, और ये हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी, इस वाले हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी 2 है, तो PF बाय PX की वैल्यू 2 आनी चाहिए। इस वाले हाइपरबोला के लिए मैं पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी के बराबर प्रकार सेट कर रहा हूं, और देखिए फोकस से जो डिस्टेंस है P की,
that is exactly double of its distance from डायरेक्ट्रिक्स। तो इस हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू 2 है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, कुछ भी हो सकती है हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू, कोई 2 रहना फिक्स नहीं है। बस एक कंडीशन है कि हाइपरबोला है तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी, 1.1 रहेगी, 1.2 रहेगी, 1.3 रहेगी, 1.4 रहेगी, लाइक दिस। अच्छा, एक और स्पेशल बात मेरे दिमाग में आ गई तो बताई दूं आपको। जब हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू √2 हो जाती है तो वो हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जब कोई कॉनिक की एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू 0 रहती है तो वो कॉनिक क्या रहता है? सर्कल। एक्सेंट्रिक सर्कल बिल्कुल भी खिसका हुआ नहीं है, सर्कल बिल्कुल सर्कल है, तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू क्या है? 0। ये कोई ठीक एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट शुड बी एक्सप्लेन्ड मैथमेटिकली। जब मैं कॉनिक्स का लेक्चर लेऊंगा अलग से तो अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, ठीक है ना? हमने सारे शब्द समझ लिए, वर्टेक्स समझ लिया, एक्सेंट्रिसिटी समझ लिया, कॉनिक समझ लिया, और अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन EAC 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? अ कोन, डेफिनेटली राइट कोन, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन HP is cut by a plane inclined to axis and parallel to one of its generators. The sectional view will be, 4 ऑप्शंस दिए हैं: इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैराबोला। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कैसे आंसर आया पैराबोला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉनिक की जो यूजफुल डेफिनेशन है, सबसे पहले मैं वो बोल रहा हूं। कॉनिक क्या होता है? जब एक राइट कोन को आप कट करते हैं बाय अ कटिंग प्लेन, तो कटिंग प्लेन के और राइट कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉनिक। और कब पैराबोला मिलेगा, कब इलिप्स मिलेगा, कब हाइपरबोला मिलेगा, कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, कब ट्रायंगल मिलेगा, कब सर्कल मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कटिंग प्लेन। ठीक है, तो अब मैं पैराबोला डिफाइन कर रहा हूं आपको। पैराबोला क्या होता है? जब कटिंग प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर्स ऑफ राइट कोन हो, तो कटिंग प्लेन और राइट कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व बनता है वो पैराबोला कहलाता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। ये मेरे हाथ में एक राइट कोन का मॉडल है जिसको कि आगे चल के हम सेक्शन करेंगे। दिस इज द बेस सर्कल ऑफ राइट कोन और दीज आर द जनरेटर्स ऑफ द राइट कोन O1, O2, O3। जनरेटर ऑफ राइट कोन क्या होती है? लाइन जॉइनिंग अपेक्स टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल। चूंकि मैंने यहाँ पे बेस सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 12 जनरेटर्स है, O1, O2, O3, O4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब रखना कैसे है इसको अपने को, कॉनिक को? अ कोन इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इसको ऐसे रखना है कि इस कोन का बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाए। ठीक है, ये मैंने इस कोन को फिट कर दिया इस क्वाड्रेंट पर। दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज
horizontal plane and this base circle of right cone is lying in the horizontal plane. Or this is the जनरेटर O1. ओके, ठीक है. अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में? आगे कहा है क्वेश्चन में कि इट इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स जनरेटर्स. ठीक है, ये आपकी जनरेटर O1 है और इस राइट कोन को मैं कट करूंगा एक कटिंग प्लेन से विच इज पैरेलल टू दिस जनरेटर O1. ठीक है, ये कटिंग प्लेन आपको पैरेलल टू जनरेटर O1 दिख रहा है. ओके, इसको कट करके फिर इसका जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन ऑफ राइट कोन ऐसे कट किया. देखिए कटिंग प्लेन कैसा गया, टॉप से भी देख लिया आपने, फ्रंट से भी देख लिया, और कट करके ये वाला पोर्शन ऑफ कोन मैंने रिमूव कर दिया है. ठीक है, एंड ये जो सेक्शन क्रिएट हुआ है दिस इज अ पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन. और ये जो कर्व है दिस कर्व इज कॉल्ड ए पैराबोला. ठीक है, समझ आया पैराबोला क्या होता है? इस स्लाइड को भी देख लीजिए, ये ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनी हुई है सेक्शनड राइट कोन की. ये टॉप व्यू ऑफ राइट कोन है, ये फ्रंट व्यू ऑफ राइट कोन है, ये कटिंग प्लेन लाइन है. और आप देखिए कि कटिंग प्लेन लाइन का जो एक्सिस से एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, और ये जो जनरेटर O1 का एक्सिस से एंगल है ये वाला एंगल थीटा जी. ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है. ठीक है, कट करके ये वाला पोर्शन कोन का फेंक दिया, ये सेक्शनल टॉप व्यू, एंड दिस इज द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन. और इस ट्रू शेप ऑफ सेक्शन में ये वाला जो कर्व है ये प्रोड्यूस हुआ है कटिंग प्लेन और कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से, और इस कर्व का नाम है पैराबोला. ठीक है, थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज हो जाए आपको पैराबोला, उसके लिए मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. पहला वाला जो डायग्राम है इट इज सिंपल राइट कोन, दूसरे वाले में आपको कटिंग प्लेन दिखाया गया है, और तीसरे वाले में ये वाला पोर्शन थ्रो अवे कर दिया है. तो ये सेक्शनड राइट कोन है. मैं इसको प्ले कर रहा हूं जिससे कि आपको 3D में शेप्स क्लियर हो. देखिए कटिंग प्लेन ऐसा गया है, ये जो जनरेटर O1 है ना इसके पैरेलल है कटिंग प्लेन. ये देखिए, दिखा पैरेलल? हाँ, ये कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर O1, और ये कर्व क्रिएट हुआ है कटिंग की वजह से, दिस वन, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड ए पैराबोला. ठीक है, तो पैराबोला शब्द आपके अच्छे से समझ आ गया. आई मूव बैक टू द क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन का आंसर तो पैराबोला ही है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स जनरेटर्स, देन सेक्शनल व्यू विल बी ए पैराबोला. ओके, पर यदि आप इलिप्स का मतलब भी समझ ले, हाइपरबोला का मतलब भी समझ ले, और सर्कल का कॉनिक सेक्शन के रेफरेंस में क्या मतलब है ये भी समझ ले तो और अच्छा. तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ इलिप्स की कॉनिक सेक्शन वाली डेफिनेशन. इधर देखिए ध्यान से,
ये थीटा सीपी क्या है? कटिंग प्लेन लाइन का एक्सिस से एंगल, और ये थीटा जी क्या है? जनरेटर का एक्सिस से एंगल। और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कटिंग प्लेन लाइन का जो एक्सिस से एंगल है वो ज्यादा है कंपेयर टू एंगल ऑफ जनरेटर विथ एक्सिस। और जब भी कटिंग प्लेन लाइन का एक्सिस से एंगल ज्यादा रहता है कंपेयर टू एंगल ऑफ जनरेटर विथ एक्सिस, तो कटिंग प्लेन के और कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व मिलता है वो होता है एलिप्स। इधर देखिए आप, इस वीडियो में और क्लियर होगा। एक्सिस किधर है? एक्सिस इज समवट लाइक दिस। ये क्या है? कटिंग प्लेन। ये क्या है? कटिंग प्लेन का एंगल थीटा सीपी। और ये हो गई आपकी जनरेटर O1, और ये उसका एंगल हो गया एक्सिस से थीटा जी। ठीक है, क्लियरली थीटा सीपी ग्रेटर देन थीटा जी है। तो इस कटिंग प्लेन के और कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व मिलेगा वो एलिप्स। मैंने लिखा है उसको इरेज कर रहा हूं और वीडियो को प्ले कर रहा हूं तो आपको 3D में दिखेगा। ये देखिए वीडियो प्ले हो रहा है। ये आपका कटिंग प्लेन है, ठीक है, और ये कटिंग प्लेन का जो एक्सिस से एंगल है दैट इज लार्जर देन एंगल ऑफ जनरेटर विथ एक्सिस। कट करने के बाद ये पोर्शन रिमूव कर दिया तो ये बचा, और ये जो कर्व प्रोड्यूस हुआ है कटिंग प्लेन और कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से, दिस कर्व इज कॉल्ड एन एलिप्स। इट्स अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, समझ आया? ये इलिप्स है। इलिप्स समझ आ गया अच्छे से। अगला शब्द क्या समझना है अपने को? व्हाट इज हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई नाउ डिफाइन हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है? जब कटिंग प्लेन का राइट कोन के एक्सिस से जो एंगल होता है दैट इज लेस देन एंगल ऑफ जनरेटर विद द एक्सिस ऑफ राइट कोन, तो कटिंग प्लेन और राइट कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व मिलता है वो हाइपरबोला कहलाता है। इधर देखिए आप, इधर ये ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग है। राइट कोन का टॉप व्यू, राइट कोन का फ्रंट व्यू, ये कटिंग प्लेन लाइन है, और कट करने के बाद ये वाला पोर्शन फेंक दिया है, फिर टॉप से देखा है तो ये सेक्शनल टॉप व्यू बना है। जो बात नोटिस करनी है वो आपको थीटा सीपी और थीटा जी नोटिस करना है। कटिंग प्लेन का एक्सिस से एंगल थीटा सीपी और जनरेटर का एक्सिस से एंगल थीटा जी। ये देखिए, यहां गौर से देखिए, थीटा सीपी कितना है और थीटा जी कितना है। क्लियरली थीटा सीपी इज लेस देन थीटा जी। और जब भी कटिंग प्लेन का एक्सिस से एंगल कम है कंपेयर टू एंगल ऑफ जनरेटर O1 विथ एक्सिस थीटा जी, तो कटिंग प्लेन और कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कट करा आपने और फिर इधर से देखा तो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, और इस ट्रू शेप ऑफ सेक्शन में ये जो कर्व है दिस कर्व इज अ हाइपरबोला। ठीक है, और अच्छे से समझ आए आपको हाइपरबोला, 3D में समझ आए, उसके लिए इस वीडियो को देख लीजिए। ये सिंपल कोन है, इस सेकंड वाले मॉडल में कटिंग प्लेन दिख रहा है आपको, और यदि मैं इसे एक्सिस कहूं और ये आपका कटिंग प्लेन है तो ये हो गया आपका थीटा सीपी,
और ये आपकी जनरेटर O1 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा जी, ठीक है, और थीटा CP लेस देन थीटा जी है। इसलिए कट करने के बाद जब आप ये वाला पोर्शन फेंक देंगे, ये वाला पोर्शन फेंक देंगे जब आप, तो यहाँ जो कर्व, यहाँ जो सेक्शन क्रिएट होगा दैट विल बी ए हाइपरबोलिक सेक्शन। देखिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये कटिंग प्लेन जा रहा है, इसका एंगल एक्सिस से कम है कंपेयर टू द एंगल ऑफ जनरेटर विथ एक्सिस, और ये वाला कट करके ये वाला पोर्शन फेंक दिया तो ये बचा है। और इस पे फोकस करिएगा, ये जो सेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, देखिए अभी थोड़ा सा रोटेट होगी वीडियो तो आपको ये सेक्शन दिखेगा। ये जो सेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, इसमें ये वाला जो कर्व है, दिस कर्व इज अ हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला वर्ड आपको क्लियर हो गया अच्छे से। और अगला वर्ड हमें कौन सा समझना है? सर्कल। सर्कल आप जानते हैं, पर अभी हम सर्कल को कॉनिक सेक्शन के पर्सपेक्टिव में समझेंगे। मैं कॉनिक सेक्शन के पर्सपेक्टिव में सर्कल को डिफाइन कर रहा हूं। जब हम एक राइट कोन को कट करते हैं परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, तो कटिंग प्लेन के और राइट कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो क्लोज्ड कर्व बनता है वो सर्कल कहलाता है। इधर देखिए, ये ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग है। ये राइट कोन का टॉप व्यू, ये राइट कोन का फ्रंट व्यू, ये रही आपकी कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग के बाद ये पोर्शन फेंक दिया। और जो मेन नोट करने वाली बात है वो ये कि कटिंग प्लेन लाइन का एक्सिस से एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और जब भी कटिंग प्लेन लाइन का राइट कोन के एक्सिस से एंगल 90 डिग्री होता है तो जो सेक्शन यहां मिलता है वो क्या मिलता है? सर्कल। आप टॉप से देखेंगे ना इसको, तो आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन दिखेगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन सीधे टॉप व्यू में ही दिख जाएगा, अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। एंड दिस सेक्शन क्रिएटेड इज अ सर्कल। इधर देखिए वीडियो में और 3D में भी क्लियर हो जाएगा। ये राइट कोन है, ये आपका कटिंग प्लेन है, ठीक है। कट करने के बाद ऊपर का पोर्शन फेंक दिया तो यहां जो शेप क्रिएट होगा वो क्या होगा? वो शेप होगा सर्कल। देखिए मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूं। ये कटिंग प्लेन है पिंक कलर का, अपेक्स वाला पोर्शन फेंक दिया तो राइट कोन और कटिंग प्लेन के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व क्रिएट हुआ है वो सर्कल है, क्योंकि कटिंग प्लेन का एक्सिस से एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये सारे शब्द आपको क्लियर हो गए। इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है। अब अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन EAC 202 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, if a curve is traced out by a point moving in such a way such that it's a moving point, moving in such a way that product of its distance from two fixed lines at right angles to each other is constant, then those fixed lines are called, उन fixed lines का नाम बताना है, ठीक है। ये बोला है कि एक पॉइंट P है जो कि मूव हो रहा है इस तरीके से कि उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट कांस्टेंट है।
तो वो पॉइंट P का रास्ता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। और जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, मतलब वो जो दो फिक्स्ड लाइंस है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एसिम्पटोट्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A। अब थोड़ा अच्छे से समझा दूं आपको, थोड़ा सा यहां से हट रहा हूं जिससे कि आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन को उतार सके। एक बार और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन आपको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, यहां आपको x एक्सिस दिख रहा है, ये y एक्सिस दिख रहा है, और ये है पॉइंट P, ये वाला। और इसके x कोऑर्डिनेट कितना है P का? P का x कोऑर्डिनेट है 3, और P का y कोऑर्डिनेट कितना है? P का y कोऑर्डिनेट है 4। ठीक है। और ये पॉइंट P इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे मूव करेगा कि इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कितना? 12। तो इस पॉइंट का जो पाथ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा। चलिए अपन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना के देखते हैं। उसके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो पॉइंट्स है उनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में निकाल रहा हूं। ये x, ये y। देखिए, जब x 3 है तो y 4 है, और प्रोडक्ट x y 12 है। ठीक है। आपका टारगेट क्या है? आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बदल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बदल सकते हैं, पर प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना। प्रोडक्ट की वैल्यू आप नहीं बदल सकते, प्रोडक्ट की वैल्यू 12 ही रहनी चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तभी पॉइंट P का रास्ता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा। तो जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो y की कितनी लेनी पड़ेगी? 3, प्रोडक्ट 12। ठीक है। जब x की वैल्यू 6 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी जिससे कि प्रोडक्ट 12 रहे? 2। ठीक है। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 6, जिससे कि प्रोडक्ट रहे 12। जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 12, जिससे कि प्रोडक्ट 12 रहे। जब x की वैल्यू 12 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 1, जिससे कि प्रोडक्ट 12 रहे। तो ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स आ गए, इनको अपन प्लॉट कर देते। पहला पॉइंट क्या है? x1 y12, x1 y12, यहां पर आया ये पॉइंट। ठीक है, P1। दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y6, x2 y6, यहां पर आया दूसरा पॉइंट P2। तीसरा पॉइंट क्या है? x3 y4, ये तो ऑलरेडी प्लॉटेड है। चौथा पॉइंट क्या है? x4 y3, x4 y3, यहां पर आया ये चौथा पॉइंट P4। ओके। पांचवा पॉइंट क्या है? x6 y2, ये x6 y2, यहां पर आया ये पांचवा पॉइंट P5। छठा पॉइंट क्या है? x12 y1, x12 y1, ये आया छठा पॉइंट। ठीक है। और इनको आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दीजिए, इन पॉइंट्स को। तो ये जो कर्व आपको मिला है, इस कर्व को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, अच्छे से समझ आ गया। और ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है, इनको कहा जाता है एसिम्पटोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
एसिम्पटोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम क्यों है इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम इसलिए है क्योंकि एसिम्पटोट्स के बीच एंगल कितना रहता है? इट्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था। क्या है क्वेश्चन? क्या है? इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला if a curve is traced out by a point moving in such a way that product of its distance from two fixed lines at right angles to each other is a constant, then those fixed lines are called asymptotes of the rectangular hyperbola। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, पर सिंपल क्वेश्चन के भी बच्चों मार्क उतने ही रहते जितने टफ के रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप कवरेज कोर्स का पूरा करिए। भले आप फुल डेप्थ हर जगह नहीं दे पाए, पर आप पूरा कोर्स कवर करिए, तो उससे एडवांटेज ये रहेगा कि आप जो सिंपल आएंगे वो तो अटेम्प्ट कर ही ले जाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये EAC 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? अ कोन इज रेस्टिंग with its base on HP, a section plane parallel to VP cuts the cone. The section plane is some distance away from center and does not pass through apex. apex से नहीं जा रहा है, थोड़ा दूर है apex से। तो true shape of section is hyperbola, rectangular hyperbola, parabola, rectangular parabola। और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए मैं समझाता हूं आपको क्या कहा है क्वेश्चन में। थोड़ा सा हट रहा हूं जिससे कि आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कॉनिक सेक्शन वाली डेफिनेशन भी उतार सके। पिछले क्वेश्चन में जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन थी और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन है, दोनों को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है मैं डिफाइन कर रहा हूं। जब हमारे पास एक ऐसा राइट कोन है जिसका कि अपेक्स एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अपेक्स एंगल किसको बोलते हैं? ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। और हम उस राइट कोन को कट करते हैं एक कटिंग प्लेन से पैरेलल टू एक्सिस। तो कटिंग प्लेन के और राइट कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व प्रोड्यूस होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। देखिए ये राइट कोन का टॉप व्यू है, ये राइट कोन का फ्रंट व्यू है, और ये एक ऐसा राइट कोन है जिसका कि अपेक्स एंगल 90 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और इस राइट कोन को आपने एक वर्टिकल प्लेन से कट किया, दिस इज कटिंग प्लेन लाइन, और ये जो कर्व प्रोड्यूस हुआ है ये वाला कटिंग प्लेन और कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से दिस कर्व इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए मैं आपको एक 3D मॉडल से और क्लियर करता हूं सिचुएशन। इस 3D मॉडल को गौर से देखिए। यह आपको वर्टिकल प्लेन दिख रहा है, मैं इसको आपको टॉप से दिखाता हूं। ये टॉप से आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, और ये आपका राइट कोन रखा हुआ है, और राइट कोन का अपेक्स एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अपेक्स एंगल 90 डिग्री है, मतलब जनरेटर O1 और जनरेटर O7 अपोजिट जनरेटर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, और ये पिंक कलर के कटिंग प्लेन से इस राइट कोन को कट किया है।
इस कटिंग प्लेन को भी एक बार और आप टॉप से देख लीजिए। अच्छा, ये कटिंग प्लेन एक्सिस से नहीं जा रहा है, एक्सिस से आगे है। कितना? करीब करीब इतना आगे है ना। और इसलिए इस कटिंग प्लेन के और कोन के कर्व्ड सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो कर्व प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको ये वाले में दिखेगा। मैं आपको इसको फ्रंट से दिखाता हूं। ये देखिए, दिखा? ये जो कर्व प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, आप अपेक्स से नहीं पास कर सकते कटिंग प्लेन। यदि अपेक्स से पास कर देंगे तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। आप विजुअलाइज कर रहे हैं उस ट्रायंगल की एक साइड, यदि आप अपेक्स से पास कर देंगे कटिंग प्लेन, एक्सिस के पैरेलल और अपेक्स से ही पास कर देंगे तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा जिसकी कि एक साइड जनरेटर O1, दूसरी साइड जनरेटर O7 और तीसरी साइड जो है डायमीटर ऑफ बेस सर्कल। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कटिंग प्लेन कैसे पास करा जाता है ये आपको क्लियर हो गया। और अब मैं क्वेश्चन पर चल रहा हूं और क्वेश्चन में एक थोड़ा सा करेक्शन भी कर रहा हूं। क्या करेक्शन कर रहा हूं? देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और करेक्शन कर रहा हूं। अ कोन इज रेस्टिंग विथ इट्स बेस ऑन HP। हर कोन को काटने से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं मिलेगा। उसके लिए जरूरी है कि कोन का अपेक्स एंगल 90 डिग्री हो। अ कोन, यहां पे थोड़ा सा एडिशन होना चाहिए क्वेश्चन में। अ कोन विथ अपेक्स एंगल 90 डिग्री is resting with its base on HP. A section plane parallel to VP cuts the cone. The section plane is some distance away from center and does not pass through the apex. The true shape of section is a rectangular hyperbola. अब बहुत बढ़िया हो गया क्वेश्चन। देखिए, यदि अपेक्स एंगल आपका 90 से कम होगा, जैसे इस कोन के केस में देखिए, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, डबल कोन है, रिवर्स टाइप का। डबल कोन से मेरा क्या मतलब है, इधर दिखाता हूं आपको। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम डबल कोन कहते हैं। ये वाला मॉडल तो अपेक्स एंगल 90 डिग्री वाले डबल कोन का है, तो इस केस में तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही क्रिएट होगा व्हेन यू कट इट बाय अ कटिंग प्लेन पैरेलल टू एक्सिस। ओके, पर मैं जिस बात पर जा रहा हूं, मैं इस डबल कोन को डिस्कस कर रहा हूं जिसमें कि ये अपेक्स एंगल शायद 33 डिग्री है। तो इसके एसिम्पटोट्स तो ऐसे हो गए, तो एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बचा ही नहीं, तो ये कहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा? नहीं होगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो क्वेश्चन है उसमें यदि मैं इतना सा और ऐड कर दूं, अ कोन विथ अपेक्स एंगल 90 डिग्री, तो क्वेश्चन ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। पर बच्चों देखिए, आपको एग्जाम क्रैक करना है। आप जो आंसर मार्क कर रहे हैं वो आंसर आपका यूपीएससी की आंसर की से मैच होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको छोड़िए मत, आप उसको मार्क करके आइए। यदि आपका आंसर यूपीएससी के आंसर की से मैच हो जाता है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, और यदि क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, सभी के साथ एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से हमने कर लिया EAC 2017 वाला, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग द लेक्चर पेशेंटली। I hope the lecture was useful to you and you will share it with your friends who are preparing for EAC prelims. Thank you once more. Thank you.